लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में लाल बारादरी में नमाज को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। छात्र मांग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी परिसर को धार्मिक रंग न दिया जाए। दरअसल इससे पहले इमारत पर विश्वविद्यालय प्रशासन के ताला लगाए जाने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में छात्र लाल बारादरी के सामने जमा हुए थे। प्रशासन के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की थी, लेकिन बाद में दूसरे गुट के छात्र पहुंचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में नमाज का विरोध किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीतीश से ही जानते हैं। नीतीश, कल तक तो ये लाल बारादरी और यहाँ पर बाकायदा जो मुस्लिम छात्र हैं उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए हिंदू छात्र वहां पर पहुंचे थे, मानव श्रृंखला बनाई गई थी और मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी थी। बाद में सबने मिलकर रोजा इफ्तार किया था। अब आज अचानक से ये छात्रों का कौन सा दूसरा गुट है जो पहुंच गया है और नारेबाजी कर रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं? कुल मिलाकर क्या नजर आ रहा है इस पूरे यूनिवर्सिटी मामले में? राजनीति गरमा रही है? रोमाना, देखिए अभी जहां पर नमाज अदा की गई थी उससे थोड़ी दूरी पर अभी भी छात्र मौजूद हैं और इन छात्रों का ये कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर को शिक्षा के माहौल से भरा रहने दीजिए। इस तरह की चीजें, इस तरह की गतिविधियां कहीं ना कहीं धार्मिक रंग देने का काम कर रही है। जो छात्र हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, यहाँ पर नमाज अदा हो रही थी। हिंदू छात्र अगर बात करें तो उसके पीछे खड़े थे, चेन बनाकर उन्होंने नमाज अदा कराई। अब आप लोगों की आपत्ति क्या है? अब आप लोग नारेबाजी बताइए। बचाव तब किया जाता है जबकि हमला करता है, जबकि हमला ही नहीं करने आए तो बचाव किस बात का कर रहे थे? पहली बात तो वो हिंदू छात्र नहीं थे। नंबर एक चीज, वो थे कम्युनिस्ट, वो थे सपाई, वो थे कांग्रेसी, जिनको अपनी राजनीति वहाँ बनानी थी। हिंदू छात्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जब जमीन में उतरा तो आपने कवर किया कि 2 मिनट नहीं लगे उनको भागने में। उठ के भाग खड़े हुए, 2 मिनट नहीं लगा, क्योंकि जानते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की सर्दी गर्मी क्या है। दूसरी चीज, हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं, आप लोगों का विरोध क्या है? कल जिस तरह से नमाज अदा की गई, चेन बनाई गई, वो विरोध है या कुछ और? एग्जैक्टली वही विरोध है। दूसरी बात, एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ पे मजार है। आप पीछे मुड़ के देखिए, आप कहाँ पे लाउड स्पीकर लगा है, कहाँ पे आपको दिख रही है कि मजार है, और मजार कब से लाल रंग में होने लग गई। नंबर एक चीज। दूसरी बात यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का भवन ऐतिहासिक है और देश की धरोहरों में से एक है। ये ASI के तहत इसकी सुरक्षा व्यवस्था करी जानी है। जब विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ पे फेंसिंग लगाने का काम करता है तब ये लोग उतर करके आते हैं ज़मीन पर और विश्वविद्यालय में ये लोग यहाँ पे नमाज अदा करते हैं, यहाँ पे इफ्तारी पार्टी करते हैं और कहते हैं इसके पीछे मस्जिद है। आप मतलब समझिए कितने शर्म का विषय है। राजनीति में ये लोग कितने निचले स्तर तक गिर चुके हैं, बिल्कुल ये समझने की बात है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये मस्जिद है तो आप दिखाइए कहाँ लाउड स्पीकर है, आप दिखाइए कहाँ इमाम है, आप दिखाइए इसका 10 साल पुराने का इतिहास। ये जब बिल्डिंग बंद कर दी गई, इससे पहले यहाँ पे कैंटीन थी, इससे पहले यहाँ पे बैंक थी, इससे पहले इसके नीचे नहर निकली थी, लेकिन जब ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई और इसको पूर्णतः सील कर दिया गया तब यहाँ पे नमाज पढ़ के कब्जेदारी करने का काम किया गया और उसको रोका गया। लेकिन पिछली सरकारों में उसके ऊपर रोकथाम नहीं लगाने का प्रयास हुआ, उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया और अब जब इस पूरी बिल्डिंग को संरक्षित किया, सुरक्षा प्रदान करी जानी है, इसको रेनोवेट किया जाना है, तब ये लोग कुदाल और फावड़ा लेकर के इस ऐतिहासिक भवन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी ये देश के धरोहर है, देश की संपत्ति है। इनके खिलाफ तो पुलिस प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन ये कि भाई आप कैंपस में ये एपिसेंटर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बीचों बीच में आप देख रहे हैं। नीतीश जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए, नीतीश जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए कि ये कह रहे हैं कि साहब जो दूसरे पक्ष के छात्र थे वो छात्र नहीं अपनी राजनीति चमका रहे थे, तो कल जिन्होंने राजनीति चमकाई आज जवाब में ये अपनी राजनीति चमकाने आए हैं क्या? इनसे जरा ये भी पूछिए। सवाल तो बनता है और सवाल पूछेंगे भी। जब आप कह रहे हैं कि कल जो छात्र थे वो राजनीति कर रहे थे, राजनीति को चमका रहे थे, आप यहाँ पर आके जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, आप राजनीति नहीं चमका रहे? देखिए, सुनिए, राजनीति चमकाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन राजनीति को आप किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, आप खराब राजनीति क्यों कर रहे हैं?
यानी बार बार मैं कह रहा हूँ, जब विश्वविद्यालय में मस्जिद नहीं है विश्वविद्यालय के बीचों बीच, तो आप यहाँ पे इफ्तार पार्टी क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, जय श्री राम का नारा, वंदे मातरम का नारा, और आपने अगर सही से सुना है तो नारे थे जय शिवाजी, जय भवानी, वंदे मातरम, और वहाँ पे जय श्री राम का नारा भी लगा, और ठीक है लगा है। जब यहाँ पे आप नमाज अदा कर रहे हैं, जब आप यहाँ इफ्तारी पार्टी कर रहे हैं, तो आप उसको उसमें दर्द होने की क्या आवश्यकता है? नीतीश इनसे पूछिए कि यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं अलग अलग विभिन्न उनका बैकग्राउंड है, और ऐसे में अगर रमजान का महीना चल रहा है और वह बारादरी में जहां पर परंपरा रही है छात्र रमजान के महीने में नमाज पढ़ते आए हैं, उन्होंने नमाज पढ़ी और इफ्तारी कर ली, तो फिर इनको इतनी आपत्ति क्यों है? नीतीश, मैं तो नहीं धोती कुर्ता पहन करके यहाँ पे कुछ भी करने लग रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हैं? जी रोमाना, ये जो छात्र हैं इनसे हम सवाल भी कर लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इफ्तार पार्टी नहीं होनी चाहिए, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, कहना क्या है आपकी सीधी तौर पे मांग क्या है, क्या बताना? सीधे तौर पर हमारी पहली मांग ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की पहली बात तो इस भवन को संरक्षित किया जाए। अगर इसका रेनोवेशन किया जा सकता है तो ये विश्वविद्यालय के बीचों बीच में बिल्डिंग है, यहाँ पे वन विंडो सिस्टम के तहत छात्रों के लिए सहायता केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे किसी भी छात्र को तमाम बाबुओं के चक्कर ना काटने पड़े। और विश्वविद्यालय का इस तरीके का राजनीतिक माहौल नहीं बनाना चाहिए कि नमाज अदा हो या कुछ और काम हो। नीतीश जरा इनसे पूछिए कि यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है, नीतीश इनसे पूछ लीजिए कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उसको इन्होंने कोई ज्ञापन सौंपा है, और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर क्या इनको भरोसा नहीं है जो खुद ही उतर आए और यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को आपने कोई ज्ञापन सौंपा इसके विरोध में या कुछ कहा, या सीधा बस विरोध में? आवश्यकता ही नहीं। देखिए, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोग वहाँ पहुँचे, वो लोग भाग खड़े हुए। भाग क्यों खड़े हुए? क्योंकि उनके मन में चोट था। इन्होंने कल एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में कहा कि ये हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं और हम हिंदू इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। किससे सुरक्षा कर रहे हैं आप? दूसरी बात, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप वहाँ पे हिंदू समाज, हिंदू छात्र या लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र ये है जो यहाँ पे उतर करके आया और उनके उतरते ही भाग खड़े हुए। ये NFY छात्र सभा और कम्युनिस्ट थे। तो मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस को राजनीतिक मैदान बनाया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो कम्युनिस्ट थे, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, तो ये लोग कौन है? मतलब कुल मिलाकर आपने एक यूनिवर्सिटी के कैंपस को राजनीति का अड्डा बना दिया है। नीतीश पूछिए। ना कि हिंदू मुस्लिम मजहब इन सब में नहीं बंटना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि आप आज से तमाम वर्षों तक नमाज अदा कर रहे थे, 2-3-4 वर्षों से नमाज अदा कर रहे थे, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। आप कल सड़क पे उतर करके इफ्तारी क्यों कर रहे हैं? आप सड़क पे उतर करके नमाज क्यों अदा कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि ये नहीं होना चाहिए लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर, और विश्वविद्यालय के अंदर नहीं, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं होना चाहिए। मेरी धार्मिक भावना मेरा व्यक्तिगत उपमय है, और इसको मैं अपने बंद कमरे में करूंगा, इसको मैं अपने मंदिर में करूंगा जा करके, या फिर मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे करूंगा जाकर। नीतीश सवाल पूछिए इनसे, इनको इतनी आपत्ति हो रही है कि यहाँ पर इफ्तार क्यों कर लिया है? भाई यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर तो होली के कार्यक्रम भी होते हैं, दिवाली के कार्यक्रम भी होते हैं, सरस्वती पूजा का भी आयोजन किया जाता है कैंपसेस में, तो अगर यहाँ पर इफ्तार कर लिया तो इनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नीतीश पूछिए। पूछता हूं इनसे, और इनसे जवाब भी चाहूंगा। जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी हो गई यहाँ पर, इसी विश्वविद्यालय परिसर में अगर किसी की भी बात कर ले तो वहाँ पर सरस्वती पूजन भी होता है, होली भी खेली जाती है, तो फिर इफ्तार पार्टी से ऐतराज क्यों? क्या सरस्वती पूजन, सरस्वती माता विद्या की देवी हैं, ठीक, और होली भी सस्ती, ठीक। कहाँ दीपावली सस्ती है? दीपावली में दीपोत्सव होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के बाहर सरस्वती माता जी का मंदिर है, ऐतिहासिक है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से बना हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो होली होती है, सरस्वती पूजन होता है, अरे अवैध में जा रहे हैं ना, वहाँ जाके नमाज पढ़ो। फिर यहाँ कोई मस्जिद है नहीं, क्यों यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हो? आपको विश्वविद्यालय पार्टी यहाँ पे करते हो के अंदर में यहाँ पे बोलते हो विश्वविद्यालय के हम मंदिर में कर रहे हैं ना। अगर वहाँ पे सरस्वती मंदिर है, वहाँ पे हम पूजन कर रहे हैं, आपके पास मस्जिद है, वहाँ पे जाके नमाज पढ़िए। यहाँ फालतू है, यहाँ पे नमाज है। विश्वविद्यालय में सिर्फ एक मूर्ति है, और जो ज्ञान की देवी अधिष्ठात्री मां शारदे कही जाती है, और लगभग हर हॉस्टल में मजार बना रखे, क्योंकि हरी चादर उड़ाना है, कुछ इससे ज्यादा कोई मजा रहे हैं विश्वविद्यालय के। देखिए, हम इसका विरोध करते हैं कि देखो, इन सब की एक इतिहास रहा है कि कहीं पे भी किसी को लिटा देते हैं, उसके ऊपर हरी चादर डाल देते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, और उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं। सर, अब विश्वविद्यालय में होली होता है, ये सब त्यौहार हैं,
खुशियाँ बांटने के त्यौहार हैं और ये होते रहने चाहिए, इसमें कोई आपत्ति मुझे लगता है अगर हम लोग यहाँ नहीं करेंगे तो जाकर के सीरिया में करें, अफगानिस्तान में करें, पाकिस्तान में करें। तो यही है कि अगर इफ्तार यहाँ पर वो कर ले रहे हैं इसी विश्वविद्यालय परिसर में, आप जैसे बता रहे हैं कि आप होली मनाते हैं, अगर वो इफ्तार पार्टी कर ले रहे हैं तो आपको ऐतराज है, इस पर ऐतराज है या कुछ और? देखिए, हमारा इसमें ऐतराज मेन बात का ये है कि आप विश्वविद्यालय या देश की संपदा पे आप हस्तांतरण अपना कब्जा मत करिए। ठीक है, आप आज इनको लग रहा है कि कब्जा किया जा रहा है। नीतीश हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को यहाँ पर, और वो तस्वीरों में नजर आ रहा है ये लाल बारादरी। यहाँ लाल बारादरी जो है इस पर ताला लगा हुआ था और वहां पर पुलिस भी मौजूद शायद नजर आ रही है, वहां पर कुछ सुरक्षा कर्मी भी हैं और वो लाल बारादरी का ताला तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। जरा इन तस्वीरों के बारे में अगर आप बता पाए, ये कब की तस्वीरें हैं, कि किसने ताला तोड़ा है? रोमाना, हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी वर्तमान की भी तस्वीरें ज़रूरी हैं आपको। हम जो कल बैरिकेडिंग यहाँ पर गिरा दी गई थी वो बैरिकेडिंग अब फिर से लगा दी गई है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। सामने हम आपको जो एक क्षेत्र दिखाएंगे अभी, वहाँ पर कल नमाज अदा की गई थी और जो पीछे का क्षेत्र है उसके वहाँ पर आपको ये सामने हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये सामने जो आपको ताला दिखाई दे रहा होगा, ये ताला ये आपको सामने ये ताला दिखाई दे रहा है, यही ताला पूरे विवाद की जड़ बना है। आपको बता दें कि जो दूसरा छात्र गुट है वो ये कह रहा है कि पहले हम यहाँ पर नमाज अदा करते थे और बाद में रिनोवेशन के बहाने यहाँ ताला लगाया गया और ताला लगाने के बाद जहाँ आपके सामने ये पीली जो पन्नी दिखाई दे रही है, यहाँ पर नमाज अदा की गई और उसके बाहर ये बैरिकेड आपको जो अभी पुलिस ने लगा दिया है फिर से यहाँ पर, इस बैरिकेड को गिराते हुए छात्र नजर आए और इसके बाद अगर बात करें तो नमाज अदा करते नजर आए और सामने एक चेन दिखाई दी। आज जब 12 बजे जी जो वो छात्र जिन्होंने चेन बनाई थी वो यहाँ इकट्ठा हुए, उसके साथ ही अगर बात करें तो दूसरे गुट के छात्र भी यहाँ इकट्ठा हो गए, दोनों ओर से तनातनी का माहौल हो गया। हालांकि माहौल बना और अब एक बार फिर से वहां पर मुस्तैदी से सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं। दोबारा से ताला जड़ दिया गया है और साथ ही बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो राजनीति का अखाड़ा जरूर बन चुका है। उधर तेलंगाना के आदिलाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस पुल से नीचे गिर गई है। इस पे बस में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा उटनूर मंडल के श्यामपुर गांव के पास हुआ है। बस के ड्राइवर ने अचानक बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे पुल से नीचे गिरी। जिस समय हादसा हुआ उस वक्त गांव के किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे। उन्होंने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी, खुद भी घायलों को बचाने में जुट गए। पुलिस और प्रशासन की टीम ने फौरन घायलों को निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे। गंभीर रूप से घायल 5 यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस हादसे के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। शुरुआती जांच में संदेह जताया जा रहा है, शायद ब्रेक फेल हो गए या फिर रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, जिस वजह से ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक तेज रफ्तार कार खंबे से टकराकर पार्क में जा घुसी। इस हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। हादसा नवाबाद थाना क्षेत्र का है। हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत तेज बताई जा रही है। ये कार पार्क के पोल से टकराकर सीधे पार्क में जा घुसी। टक्कर के बाद कार क्षतिग्रस्त हुई है। वीडियो देखिए आप। कार पार्क में घुस गई, यहां तक कि छोटी दीवार पार करके कार पार्क में अंदर चली गई। फिलहाल कार में मौजूद सभी घायल, उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। महाराष्ट्र के बीड़ में चोरी की वारदात से हड़कंप मचा है। यहां बालेपील इलाके में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोरी से पहले शातिर चोरों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। इसके बाद घर में दाखिल हुए। यहां उन्होंने लाखों की नकदी और गहने चुरा लिए। कैमरा तोड़ने से पहले उनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई, जिसकी मदद से पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में 5 चोरों की तस्वीर कैद हुई है। घर के सामने घूमते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने भी मौके से सबूत जुटाए। लोगों का आरोप है इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ रही, लेकिन चोरी की वारदात पर लगाम नहीं लग पा रहा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर दौरा जारी है, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सिंगापुर के बहुत से उद्योगपतियों से मुलाकात की, उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर उनसे चर्चा की। इसके अलावा सीएम योगी ने आईटी कॉलेज सेंट्रल कैंपस और एरोस्पेस सेंटर का भी दौरा किया है। सीएम योगी ने अपने सिंगापुर दौरे को लेकर अहम जानकारी भी साझा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने लखनऊ में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कंपनियों को आमंत्रण दिया है। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ के निवेश का समझौता हुआ। ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर में यूपी को निवेश की ये बड़ी सौगात मिली है। वहीं जेवर एयरपोर्ट के 100 एकड़ इलाके में इंटरनेशनल टाउनशिप प्रस्तावित है, जिसमें 3,500 करोड़ का निवेश होगा और इसमें रोजगार के 12,000 से ज्यादा मौके बनेंगे। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित होगा। इस प्रोजेक्ट में 650 करोड़ का निवेश होगा और इसमें 7,500 रोजगार के मौके पैदा होंगे। डेटा सेंटर में 2,500 करोड़ का निवेश होगा। तो एक और तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में हैं। यूपी में निवेश बढ़ाने को लेकर कई कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उससे जुड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके उनके सिंगापुर दौरे को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने लिखा, मुख्यमंत्री जी विदाई के समय जब माधुर्य प्रवास पर जा रहे तो सिंगापुर में ये देखकर आए कि जल की धारा कितनी दर्शनीय हो सकती है। दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। आज 2 स्कूल्स को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, तो जांच हो गई है और जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी ये दी गई। पूरी तरीके से जो एसओपीज हैं उसी का पालन करते हुए जांच कर ली गई है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। और दिल्ली सचिवालय के अलावा 2 स्कूल्स को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी आज दिल्ली में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, ये तीनों जो ईमेल्स थे धमकी भरे, वो एक ही तरह की उनकी भाषा और एक ही डोमेन से भेजे गए, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की आईटी सेल इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सच बात है कि सुबह आज 2 स्कूलों को फिलहाल बम की कॉल मिली थी, जिसके बाद फायर की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। 12 बजे सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके फायर को दी गई ईमेल के द्वारा ये पूरी जो धमकी है वो मिली थी। दिल्ली पुलिस और फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और जांच करती हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ संदिग्ध फिलहाल दिल्ली सचिवालय में नहीं मिलता है, जिसके बाद इस पूरे मामले को हॉक्स कॉल घोषित किया जाता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में जिस ईमेल के थ्रू ये धमकी दी गई है उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस कर रही है। जो धमकी दी गई है उसके पीछे बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो बात बिहार की राजधानी पटना की, जहां डबल मर्डर, लॉ एंड ऑर्डर फिर सवालों में। पटना में बीती रात 2 सगे भाइयों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। फिल्मी स्टाइल में यहां हमलावर आए, एक रिसेप्शन पार्टी में गए जहां दोनों भाई आए हुए थे और वहीं पर घात लगाकर उन दोनों भाइयों का इंतजार किया और जैसे ही दोनों वहां से निकले, हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पटना में 2 भाइयों की मर्डर का ये मामला सामने आया है। सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। रिसेप्शन पार्टी में 2 भाइयों को गोलियों से भून डाला गया। वारदात के बाद हत्यारे फरार हो गए, पुलिस तलाश कर रही है। और देखिए, जमीन विवाद में डबल मर्डर की फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है। इस मामले को लेकर जांच जारी है। ये मामला गोपालपुर थाने के शाहपुर गांव का है। रविवार रात एक शादी की रिसेप्शन पार्टी में 2 सगे भाई मनीष कुमार, मंजीत कुमार गए थे। रात करीब 10 बजे जैसे ही दोनों समारोह से बाहर निकले, पहले से घात लगाए 4-5 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है करीब 20 राउंड गोलियां चली हैं। इस हमले में मनीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मंजीत कुमार को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया। दोनों भाई प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े थे। उनकी हत्या के पीछे जमीन विवाद की आशंका बताई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक मृतकों का अपने पाटीदारों के साथ करीब 6 एकड़ जमीन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और ऐसे में आशंका जताई जा रही है इसी रंजिश में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, हमलावरों की तलाश की जा रही है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस दावा कर रही है जल्दी ही हमलावर उसकी गिरफ्त में होंगे।
राजधानी पटना के ग्रामीण इलाके गोपालपुर थाना अंतर्गत शाहपुर में जमीन से जुड़ा पुराना मामला था। उसमें 2 लोगों की जो हत्या है वो कर दी गई है। जो पूरी हत्या को अंजाम दिया गया वो फिल्मी अंदाज में था। दरअसल जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये वो जगह है जहां बीती रात रिसेप्शन का आयोजन किया गया था और यहीं पर घात लगाए बैठे अपराधियों ने 2 लोगों को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, कई राउंड जो गोलियां हैं वो चली। मौके से प्रशासन को 3 खोखे बरामद हुए और इस पूरे घटनाक्रम में एक ही परिवार के 2 सगे भाई की जो मौत है वो हो गई। दरअसल जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है और जहां पर ये रिसेप्शन समारोह हो रहा है यही वो जमीन है जिससे जुड़ा विवाद पुराने समय से चला आ रहा था 2 परिवार के बीच में। सामने आप देख सकते हैं जो मकान है, इसी मकान के लोगों का कल रिसेप्शन का कार्यक्रम था और इसमें जब राजकिशोर राय के 2 पुत्र रिसेप्शन में पहुंचे उस दौरान कृष्णा राय के परिवार ने राजकिशोर राय के 2 पुत्रों की जो हत्या है वो कर दी और ये वो स्पॉट है जहां वो 2 बच्चे गोली लगने के बाद गिरे थे और निश्चित तौर पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका मानना है कि कई राउंड जो गोलियां हैं वो चलाई गई और जब गोली लगी तो पहला जो लड़का जिसका उम्र 34 साल बताया जा रहा है मंजित, वो यहीं गिरा और दूसरा जो 21 साल का है उसको वहां से खदेड़ कर अपराधी लेकर आते हैं और यहीं पर गोली मारते हैं। मौके पर ही दोनों भाई की जो जान है वो चली जाती है। हालांकि प्राथमिक उपचार के लिए छोटे भाई को प्रशासन द्वारा पटना के NMCH भेजा जाता है लेकिन वहां उसे मृत घोषित करार दिया जाता है। तो पीड़ित परिवार ने वारदात के पीछे जमीन विवाद को वजह बताया है। पुलिस पर सवाल उठाए, कह रहा है परिवार कि पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में है। इसको लेकर लिखित आवेदन थाना प्रशासन को पहले से दिया हुआ है लेकिन फिर भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और देखिए वारदात हो गई। गांव के बेटे का उनके साथ दलित राय के बेटे के साथ रिसेप्शन था, उन्हीं का कार्ड आया था और बुलाया गया था। उन्हें भोज पे गए तो हम भोज में जाते ही मतलब अंदर से निकलते हुए ये कांड पूरा घटना हुआ है। लगभग अनगिनत फायरिंग चला है। पुलिस कब आई? पुलिस सब कुछ खत्म हो चुका है, अपराधी सभी लोग भाग चुके हैं, कृष्णा जी पूरे परिवार भाग चुके वहाँ से करके। कितने लोग टोटल मौजूद थे जो घटना को अंजाम दिए? घटना को अंजाम देने वाले पूरा उनके फैमिली थे, लगभग 11 से 12 लोग। क्यों घटना को अंजाम दिया गया? जमीन के विवाद के लेके। जहाँ रिसेप्शन हुआ वही जमीन था? जी वही जमीन था, वही जमीन और उसके साथ बहुत सारी जमीन थी। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है लेकिन दिल वालों की दिल्ली में कुछ ऐसा हो गया जिसने सभी को शर्मसार कर दिया। दिल्ली के कुछ लोगों की बेहद छोटी, संकीर्ण, घटिया सोच ने दिल्ली को बदनाम कर दिया क्योंकि देश की राजधानी में नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं का अपमान करने का, उन पर नस्लीय टिप्पणी का यह मामला सामने आया और उस पर एक्शन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर नस्लीय टिप्पणी। दिल्ली के बालविया नगर इलाके की एक घटना, नॉर्थ ईस्ट की 3 छात्राओं पर नस्लीय टिप्पणी की गई। घटना का वीडियो वायरल, आरोपी दंपत्ति पर FIR दर्ज की गई है। यह मामला दिल्ली के मालवीय नगर का है जहां अरुणाचल प्रदेश से आई 3 छात्राएं किराए के एक मकान में 4थी मंजिल पर रह रही हैं। अपने कमरे में AC लगवा रही थी जिसके लिए ड्रिलिंग के दौरान दीवार से सीमेंट के कुछ टुकड़े नीचे गिरे। इसी को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले एक दंपत्ति भड़क गए, ऊपर आकर छात्राओं को जमकर बुरा भला सुनाया, नस्लीय टिप्पणी की, उन्हें सेक्स वर्कर तक कह डाला। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना 20 फरवरी की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोपी महिला चीखती चिल्लाती नजर आ रही है। एक वीडियो में वो छात्राओं को सेक्स वर्कर कह रही है, ये भी कह रही है कि क्या घर पर मसाज पार्लर खोल लिया है। पीड़ित छात्राओं का कहना है आरोपी दंपत्ति ने मामूली सी बात पर इतना बखेड़ा खड़ा किया, लगातार उनके खिलाफ नस्लीय अपमानजनक टिप्पणियां की, जिस पर वीडियो में एक पीड़िता भड़कते हुए भी नजर आई। पूरी बिल्डिंग में सोचा होता है तमाशे होते हैं। नॉर्थ ईस्ट पता है क्या? नॉर्थ ईस्ट में उनके घर आते हैं, पता है पार्टी करने किसके घर आते हैं वीकेंड पे। शनिवार तमाशा होता है दारू पी के यहाँ पे। ये तुम जो ब्लेम लगा रहे हो ना, अगर इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं अगली बार मारूंगी। कोई बात
हम बचाने वालों में से, मदद करने वालों में से तमाशा हो गया। पुलिस वालों की सुनिए ना भैया, किसी मंत्री का जोर लगा ले, तुम्हारा क्या दिल्ली में गंद मचा रखा तुमने? भैया ये नॉर्थ ईस्ट करके यहाँ पे कुछ नहीं बोला, इनको लगा लीजिए। लड़के लड़कियां आते हैं, दारू पी के तमाशा करते हैं, 6 बजे तक शोर मचता है, हम सो नहीं और पाते। जितना बड़ा फंडे मंत्री इससे सेकेंड कौन सा सीएम बुलाए? यहाँ पे आके कि ये बोला नॉर्थ ईस्टर्न गन, मैंने आप तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन अपने साथ हुए नस्लीय जो भेदभाव है उसको लेकर ये तीनों छात्राएं बहुत आहत हैं। आरोप इनकी तरफ से जो लगाए जा रहे हैं वो सुनिए। हमारा ऐसे लग रहा था 10 गिर रहा था और उसमें वो टॉपिक के बारे बात नहीं करके हमारा नोटिस कम्युनिटी का बारे बोलना स्टार्ट हो गया। तो उसमें हमें बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो पर्सन ने ऐसा छोटा मोटा होते रहता है हमारे साथ। हमें उसका ही डर है कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा वापस हो तो कभी कोई हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसा बार बार होते रहेगा, वो भी सिर्फ हमारे साथ नहीं, बाद में रिपीट होगा किसी और के साथ भी। हमें मुंह से बोलने के लिए भी बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि ऐसे गाली दी जो हमने लाइफ में नहीं सुना है। तो वही बातें बोले और इन लोगों ने ऐसे भी गाली दी, थ्रेटन किया कि मतलब लड़कियों को मैं नचवाऊंगा ऐसे बोला और हमारे सीएम के बारे में गलती बोला। उसको नहीं बोलना चाहिए था हमारे नोटिस के बारे में। जरा तस्वीरें दिखा देते हैं जो हंगामा हुआ था, दिखाइए। तुमने मेरे इमेज में क्या बोला? तुमने मेरे इमेज के बारे में क्या क्या बोला ना, वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला? हम दारू पीते। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, चल चेक कीजिए, चेक कीजिए, तो चल मसाज पार्लर तो यहाँ में मसाज लेने वाली तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को वो पॉलिटिशियन को कौन इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते हैं? हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? जबान में काबू रख अपनी। आप इन्हें अंदर कर दो, एक जो समझदार वो रुक जाओ बाहर। अगली खबर का रुख करेंगे। इटावा में बड़ी प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिली है। रामलीला रोड पर सड़क बनाने के लिए भारी मात्रा में गिट्टी गिराई गई और तभी एक बाइक सवार पास से गुजर रहा था। सड़क पर बिखरी गिट्टी होने की वजह से उसकी बाइक फिसल गई और सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। हालांकि कार के ड्राइवर ने एहतियात बरतते हुए कार फौरन रोक दी, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। लोग प्रशासन की लापरवाही को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान ने खुद सड़क बनाने वाले ठेकेदार की पोल खोलकर रख दी है। कृष्णा पासवान ने फावड़ा लिया, सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया और मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को खत भी लिखा है। कृष्णा पासवान खागा विधानसभा से विधायक हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में अहिमापुर से रतनपुर तक ये 2200 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है। इसकी लागत 37,99,000 मतलब करीब 38 लाख मान लीजिए आप। इसी सड़क को बनाने में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर वो मौके पर पहुंची। उन्होंने फावड़े से जैसे ही सड़क पर हल्की चोट की, सड़क तो टूटकर बिखरना शुरू हो गई और सड़क बनाने में किए गए भ्रष्टाचार का सच सबके सामने आ गया। इसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से इसकी शिकायत की है और ढलाई करते चले जा रहे थे। तो जब भी एक फड़ुआ में मारी तो ऊपर सफ़ेद निकल आई, नीचे मिट्टी, और वो स्वयं से उखाड़ करके आगे मुझसे पूरा एक तरफ